हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने क्या लिया है, सीबीएसई का एक सैम्पल पेपर लिया है मैंने। सीबीएसई का सैम्पल पेपर है जो कि एक नया रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा ये। ठीक है, जो आपका सिलेबस रिड्यूज हो चुका है, 30% रिड्यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग एक सैम्पल पेपर है। देखो, ये सैम्पल पेपर वो नहीं है जो सीबीएसई ने मतलब क्या कि साइट पे अवेलेबल है। ठीक है, ये एक नया सैम्पल पेपर है। ठीक है, जो किसी मतलब साइट पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या कि ये सोल्ड पेपर है, आपको सोल्ड करवाया जाएगा सारा सैम्पल पेपर, और जिससे क्या कि आपको पता लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है वो सीबीएसई जनरली पूछ सकता है इस बार। ठीक है, और क्या मतलब इसमें रूल्स है, मतलब क्या कि क्या मतलब आपको जो जरूरी चीज़ें हैं वो उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं हम। क्या कि पहले कुछ नोट्स है जो स्टडी देख लेते हैं क्या बोला इन्होंने, कि प्लीज चेक। देखो पहले क्या बोल रखा है इन्होंने, प्लीज चेक दैट दिस पेपर कंटेन 21 प्रिंटेड पेजेस एंड मैप्स। ठीक है, कोड नंबर गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक बाय द कैंडिडेट। एक कोड भी, ठीक है, वो आंसर सीट पे आपको लिखना है। प्लीज चेक दैट द क्वेश्चन पेपर कंटेन 31 पे क्वेश्चन, टोटल 31 क्वेश्चन है। प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर बुक बिफोर अटेम्प्टिंग इट। 15 मिनट टाइम हैज बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। देखो, 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, उस टाइम में क्या कि आप क्वेश्चन पेपर को सिर्फ रीड करने का टाइम है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप आंसर शीट पे उस पेपर को लिख सकते हो। द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 10:15 AM फ्रॉम 10:15 AM टू 10:15 AM फ्रॉम 10 AM या 10:30, 10:15 AM to 10:30 AM. The student will read the question paper only and will not write any answer on the answer book during this period. जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो दैम। ठीक है, या इसमें क्या कि कुछ सेक्शंस दिए गए, जैसे दिस पेपर कंटेन कंप्राइज 4 सेक्शन, कुछ 4 सेक्शन इसमें। देयर आर 37 क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर ऑल एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। पहली बात तो क्या कि सारे के सारे क्वेश्चन से कंपलसरी है, ऑल क्वेश्चन आर क्या है, कंपलसरी। कोई भी आपको ऐसा नहीं करना है कि इसमें क्या है कि ऑप्शंस मिलेगा। आपको क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस मिल सकते हैं, जैसे कोई 34 क्वेश्चन है, उसका एक क्वेश्चन दे देंगे, उसके और में ही कोई क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई 34 क्वेश्चन और 35 है, इन दोनों में से कोई एक करना है, ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, सारे क्वेश्चन करने होते हैं। जो सेक्शन ए है उसमें आपके पहले 20 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कैरिंग 1 मार्क ईच, हर एक नंबर का रहेगा। आंसर दिस क्वेश्चन इन 1 वर्ड और इन 1 सेंटेंस। उसके बाद सेक्शन बी से है, क्वेश्चन नंबर 21 to 27 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कैरिंग 2 मार्क ईच। एंड सेक्शन सी है जिसमें 28 से लेकर 34 तक क्वेश्चन रहेंगे 3 नंबर के। और सेक्शन डी है 35 से 37 तक लॉन्ग आंसर, यानी 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग रहने वाले 5 नंबर के। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कुछ पेपर का टेम्पटेशन है। देखो, इन्होंने बोल रखा कि देर इज नो ओवरऑल चॉइस। ओवरऑल चॉइस कोई नहीं क्वेश्चन पेपर में, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। हाउएवर इन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड। इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी इन 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, लाइक 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड ऑल ऑफ 3 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। मतलब जो 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उन सब में क्या है कि आपको और में चॉइस मिलने वाली है। ठीक है, कोई 2 क्वेश्चन आपको देगा वो, जैसे चॉइस 1 और चॉइस 2 से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। 5 नंबर के जैसे 3 क्वेश्चन है, तो टोटल मतलब आपको क्या है कि 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे ये होगा 34 होगा, ठीक है, 34 या 35 हो, 35 होगा, 36, 37। तो इसमें जैसे 35 में भी 2 मिलेंगे, 36 में भी 2 और 37 में 2। इन दोनों में से क्या है, कोई एक को आपको करना है। ऐसी 36 में से कोई 2, कोई एक, और ऐसी 37 में से। ऐसा नहीं करना है कि एक आपने ये दोनों कर लिया, अटैम्प्ट कर लिया, और एक यहाँ से कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, you have to attempt only one of the choice in such question. In addition to these, separate instructions are given with each section and question wherever necessary. Use of calculation and log tables is not permitted. ठीक है, याद रखना कैलकुलेटर का और log टेबल आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, केमिस्ट्री में कैलकुलेटर और log टेबल का यूज नहीं है। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टडी कर रहे हैं अभी, राइट, सेक्शन 1 है ये। ठीक है, सेक्शन 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। देखो, सेक्शन 1 में एक क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, वो ना पैसेज से रिलेटेड, यानी पैराग्राफ रिलेटेड है। आपको एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ आपको रीड आउट करना है, और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, देखो पैराग्राफ क्या है, ये ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग है। द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड मेनली
occurs by SN1 or SN2 mechanism. Whatever mechanism alkyl halide followed for the substitution reaction to occur, the polarity of a carbon hydrogen bond is responsible for this substitution reaction. ठीक है, क्या कि सिर्फ आपको ये पैराग्राफ समझना, अगर आपने पैराग्राफ समझ लिया तो मतलब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ है. ठीक है, कहता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, आपके अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, वो जनरली दो टाइप की रिएक्शन देते हैं. ठीक है, जो न्यूक्लियोफिलिक में SN1 मैकेनिज्म भी शो करते हैं, वो SN2 मैकेनिज्म भी शो करते हैं. ठीक है, कहता है कि चाहे वो कोई से भी मैकेनिज्म से जाए, द पोलैरिटी ऑफ अ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल. जो ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है, चाहे वो SN1 से करे या SN2 से करे, लेकिन इनका जो रेट होता है यानी रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो जनरली डिपेंड करता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, उनके बीच में पोलैरिटी कितनी है, यानी कौन कितना, जो आपने हाइड्रोजन जो कनेक्ट करेगा वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, तो पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है. द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज गवर्न्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन. जो SN1 रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जनरली मैंने आपको बताया था, SN1 और SN2 में आपको डिस्कस कर चुका हूँ. SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है. ठीक है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा SN1 रिएक्शन. Whereas for SN2 reaction, steric factor is the deciding factor. Steric factor यानी कि जो अटैक होगा, पॉसिबली जो अटैक होगा, जैसे SN2 रिएक्शन है वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है. ठीक है, तो उसमें जो अटैक होगा यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है बैक साइड से. ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि स्टीरिक फैक्टर कितना है. अगर स्टीरिक फैक्टर ज़्यादा है तो इसका मतलब जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का वो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब लेट होगा. ठीक है, वो हार्डली अटैक करेगा, वहाँ पे हार्डली अटैक करेगा, तो इसका मतलब जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर नहीं निकल पाएगा. ठीक है, तो इसलिए रेट भी उसका SN2 के केस में कम हो जाता है. इफ द स्टार्टिंग मटेरियल इज ए कायरल कंपाउंड, अगर स्टार्टिंग मटेरियल आपने कायरल कंपाउंड लिया, कायरल कंपाउंड्स कैसे होते हैं मैं आपको जनरली बता देता हूँ. देखो, अगर एक कार्बन है, कार्बन से अगर सारे के सारे जो बॉन्ड अटैच है, जैसे ABCD, अगर सारे बॉन्ड डिफरेंट है, ठीक है, यानी कि सारे के सारे ओल्ड बॉन्ड्स आर डिफरेंट, मतलब जो ये अटैचमेंट जो ग्रुप्स अटैच है कार्बन के साथ, अगर वो सारे के सारे डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या, ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है. ठीक है, कहता है कि अगर स्टार्टिंग मटेरियल एक कायरल कंपाउंड है, वी में एंड अप विद एन इन्वर्टेड प्रोडक्ट और रेसमिक मिक्सचर. अगर आपके पास कायरल कंपाउंड है यानी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है. क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड. अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो मतलब आपको क्या, जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है वो आपको इन्वर्टेड मिलेगा, और कैसे मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा. ठीक है, मतलब दोनों में से कुछ भी मिल सकता है, इन्वर्टेड भी मिल सकता है, रेसमिक मिक्सचर. रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है, D और L होता है, मतलब वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी, दोनों टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आपकी बनेगी. ठीक है, जैसा मतलब क्या कि आपको रिएक्टेंट दिया गया वैसे की वैसे सेम बनेगी एक कॉन्फ़िगरेशन, और एक जैसा रिएक्टेंट दे रखा है एक उससे रिवर्ट बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मैकेनिज्म फॉलोड बाय द अल्काइल हैलाइड. ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, क्लीवेज ऑफ ईथर with HI is also governed by steric factor and the stability of carbocation, which indicates that in organic chemistry these two major factor help in deciding the kind of the product factor. ठीक है, यानी कि एक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और एक स्टीरिक फैक्टर, ये दो फैक्टर जो है, जो मेन फैक्टर की बात कर रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिससे हम प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री बता सकते हैं. उसके बाद देखो, अब क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 की बात कर रहा हूँ कि प्रिडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ एन ऑप्टिकल एक्टिव. देखो, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की बात कर रहा है वो, यानी कि एक कायरल कंपाउंड की बात कर रहा है. ठीक है, कायरल कंपाउंड है, अल्काइल हैलाइड है, अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म. ठीक है, SN1 मैकेनिज्म में अगर वो जाता है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट की क्या मिल सकती है. ठीक है, देखो, जैसे आपके पास ये क्या है, मैंने बताया अभी ये क्या, एक कायरल कंपाउंड है. कायरल कंपाउंड कैसे है, कैसे कायरल कंपाउंड, क्योंकि इसमें देखो R1 डिफरेंट है, R2 डिफरेंट है, R3 डिफरेंट है, और ये आपका हैलाइड्स है. ठीक है, अभी देखो, अगर ये SN1 मैकेनिज्म से जाता है, उसने बताया ना खुद कि SN1 मैकेनिज्म से हो रहा है, रिएक्शन कैसे हो रही है, SN1 मैकेनिज्म से, शो कर रखा क्वेश्चन में. तो SN1 मैकेनिज्म से जा रहा है तो पहले क्या, लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, उसके बाद कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी. अब जो कार्बोकेटाइन यानी कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा. अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर यहाँ से होता है, यानी कि आपका राइट साइड से अटैक होता है या फिर फ्रंट साइड अटैक होता है, राइट साइड से होता है तो आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच हो जाएगा, तो एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है. अगर क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड से होता है, यहाँ से करता है, ठीक है, बैक साइड से अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच हो जाएगा. तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन जैसे देखिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो और इस रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है वो रिटेंशन है, यानी रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन में, कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आया. ठीक है,
जैसे अगर ये R होगा तो ये भी R होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ग्रुप की पोलैरिटी नहीं बताया गया, कौन सा ग्रुप क्या है, तो इसलिए मैं R और S के बारे में नहीं बता सकता, जस्ट ये बता सकता हूँ कि अगर ये R है तो ये भी R होगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन्वर्जन होगा, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है दूसरी साइड से, एक साइड से, मतलब जिस साइड से लिविंग ग्रुप गया है उससे अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, तो यहाँ पे इन्वर्जन होगा। तो ये है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ पे एक इन्वर्ट मिलेगा और एक रिटेंशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या बात करता हूँ, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड Name the instrument that is used for measuring the angle by which plane polarized light is rotated. Name the instrument used for measuring the angle by which plane polarized light is rotated. देखो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर में जनरली क्या होता है कि एक जो सोर्स होता है जहाँ से आपकी जो लाइट निकलती है, उसके बाद क्या कि वो रोटेट होती है, जो इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया जाता है, यानी जो सोलवेंट यूज़ किया जाता है, उसकी वजह से क्या कि लाइट का रोटेट होता है, ठीक है। उसका एंगल चेंज होता है कि वो किस एंगल से रोटेट अटैक कर रही है। वो जीरो साइड से अटैक करिए, अगर स्ट्रेट अटैक करिए तो वो जीरो एंगल होगा, ठीक है। हो सकता है वो लेफ्ट साइड चली जाए, हो सकता है वो राइट साइड चली जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवियो रोटेटरी रोटेशन के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या हमारा लीवियो रोटेटरी है। ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। तो देखो, a polarimeter is a scientific instrument used to measure the angle of rotation caused by the passing polarized light through an optical active substance। जो एक ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होता है, यानी जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे आप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जो लाइट होती है, यानी जो ये कंपाउंड्स है इस लाइट को क्या है रोटेट करेगा, ठीक है। तो वो जिस भी साइड रोटेट करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको मतलब क्या कि डी और एल कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं, ठीक है। जैसे डेक्स्ट्रो हो सकता है तो मतलब क्या कि राइट साइड अगर उसने किया तो, अगर लेफ्ट साइड किया तो लीवियो रोटेटरी। तो इट्स ए पोलैरोमीटर, ये पोलैरीमीटर होता है, पोलैरीमीटर्स। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन आपका, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2 ब्रोमोपेंटेन रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH। जब अल्कोहलिक KOH है वो रिएक्ट करता है 2 ब्रोमोपेंटेन के साथ, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन सकता है। देखो ये आपका है एक है आपका ब्रोमोपेंटेन, ये आपका ब्रोमोपेंटेन है। देखो ये कंपाउंड आपका ब्रोमोपेंटेन, इसकी रिएक्शन किसके साथ की गई है, अल्कोहलिक KOH के साथ की गई है। तो आपका एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, एक प्रोडक्ट आपका ये बन सकता है। अब आप देखो ये क्या चीज़ है, जैसे यहाँ पे है ये कार्बन है जनरली आपके लिए अल्फा, राइट, इस ब्रोमीन के लिए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ये है, तो इसके लिए यहाँ पे अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा की तरह एक्ट करेगा, राइट ना। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है इस रिएक्शन को बोलते हैं जनरली बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे, लाइक C है ये से CH2, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है, और यहाँ से ब्रोमीन का लॉस, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, और यहाँ से जब इसने अटैक किया तो H पॉजिटिव बाहर निकला। अब ये H पॉजिटिव इस Br नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि इसको एलिमिनेट कर रहा है, तो Br अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाहर निकलेगा, तो Br नेगेटिव के रूप में बाहर निकलेगा। अब Br नेगेटिव और H पॉजिटिव रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, HBr, जो कि HBr का लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखो। तो ये कंपाउंड आपका क्या बना है, पेंट टू एन। उसके बाद देखो अगर एलिमिनेशन यहाँ से होता है, अगर एलिमिनेशन हाइड्रोजन का यहाँ से होता है, यहाँ से भी तो हो सकता है CH3 है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, उसके बाद ये हाइड्रोजन बाहर H पॉजिटिव के रूप में, ठीक है। अब यहाँ से Br का लॉस, ठीक है, तो HBr का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो अब CH2 आ जाएगा डबल बॉन्ड, उसके बाद CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, सारा प्रोडक्ट है, तो ये पेंट 1 इन है। अब इन दोनों में से ये प्रोडक्ट क्या है कि ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डबल बॉन्ड एक सिमेट्रिकल वे में है और वो बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा, और यहाँ पे जो H है वो इसका एलिमिनेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, ना कि इसका जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है उसका लॉस इतनी जल्दी नहीं होता एज कम्पेयर टू मिडिल वन। उसके बाद क्या है आपका, देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन यूज ऑफ CHI3, यानी जो आइडोफॉर्म है आपका उसका एक यूज बताना है आपको। एक नंबर के लिए क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आपको यूज बताना है। इट इज यूज्ड एन एंटीसेप्टिक, CHI3 यानी जो आइडोफॉर्म होता है उसका हम यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक में। इट इज यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड फॉर द क्यूरिंग वेरियस स्किन डिसीज,
इट इज आल्सो यूज्ड इन द एलसीडी डिस्प्लेस। ये आपको 1 नंबर में क्वेश्चन था, CHI3 का यूज, आइडोफोम का यूज। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एनिसोल इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन आयोडाइड। जब एनिसोल को रिएक्ट करवाया जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, देखो HI यहाँ पे एक एसिड की तरह एक्ट करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HI, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है अपने सारे मतलब क्या कि इसमें हैलोजेंस फैमिली में, ठीक है। तो जितना बड़ा साइज होगा तो हाइड्रोजन को वो इजिली बाहर फेंकेगा, ठीक है, लीव करेगा उसको। तो जनरली प्रोडक्ट के देखो कैसा बनेगा, देखो ये आपका एनिसोल है, ये आपका एनिसोल है, लाइक ये आपका एनिसोल OCH3। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये HI ये खुद एसिड है, I नेगेटिव इसको बाहर फेंकेगा H पॉजिटिव को, और इसको अब्स्ट्रैक्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन इसको अब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा, ऑक्सीजन पे डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। अब ऑक्सीजन पे अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर क्या, जो CH3 है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा इसको, और CH3 के रूप में बाहर चला जाएगा, यानी CH3 पॉजिटिव बन के, CH3 पॉजिटिव अपना बाहर निकलेगा, ठीक है। वो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऑक्सीजन को दे के जा चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गया था, वो 3 बॉन्ड नहीं बना सकता ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसके अब जो CH3 अपने जो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो इलेक्ट्रॉन से कार्बन वाले वो यहाँ पे गए, ठीक है, और CH3 क्या है कि अपना बाहर, ठीक है, पॉजिटिव के रूप में बाहर। अब यहाँ से जो I नेगेटिव था वो इसके साथ रिएक्ट करेगा CH3I, तो आपका ये प्रोडक्ट क्या बना, फिनोल, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो दोबारा देख सकते हो, ये NHI था, हाइड्रोजन आयोडाइड था, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड था, ये यहाँ से H पॉजिटिव है, ये बाहर निकल के इस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन मतलब जो हाँ ये इस पे एक्चुअली होता है क्या ना, देखो ऑक्सीजन होता है जनरली वो अब्स्ट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन को, जनरली जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाती है। उसके बाद क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, और CH3 वो पॉजिटिव के रूप में बाहर। अब CH3 पॉजिटिव के रूप में बाहर है, तो I नेगेटिव के साथ ये रिएक्ट करके CH3I, और यहाँ पे OH बन जाता है, फिनोल। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, एनिसोल। आई थिंक 11th क्लास में भी है कैसा क्वेश्चन, 11th क्लास का क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, देखो हाँ, तो एक तरह से आपका जो पहले 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद 6 to 10th है, आर इन अ वन वर्ड ईच। आइडेंटिफाई करो विच लिक्विड विल हैव हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 लिक्विड A एंड B आर 140 डिग्री एंड 180 डिग्री सेल्सियस। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, कहता है कि हाई प्रेशर किसका होगा, कौन सा ऐसा लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कोई इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है। अब आपने लिक्विड ले रखा है, अब आपने जब इसको हीट किया है, नीचे से आपने इसको हीट किया, तो इसके जो वेपर्स है, जो इसके वेपर्स है, ठीक है, वो क्या कुछ ना कुछ एटमोस्फेरिक पे प्रेशर लगाएंगे, जो एटमोस्फेरिक गैस है जो उस पर कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जब ये वेपर्स ऑफ लिक्विड, ये जो वेपर है लिक्विड के, ठीक है, ये एटमोस्फेयर पे अपना कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसका ज्यादा होगा, ए है और एक बी है। उसके बाद क्या कहता है, हिंट हमें क्या देता है, एट 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रखा है। और दूसरी बात हमें क्या कहता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए 140 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बी इज 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखो ए है और बी है, दोनों में से जल्दी बॉयल कौन हो सकता है, 140 डिग्री जल्दी बॉयल हो सकता है। हमें पता है कि 140 डिग्री, अगर हम टेम्परेचर 90 डिग्री है, अगर हम उसको रेज करते हैं और ज़्यादा हाई करते हैं, तो पहले 140 डिग्री राइज होगा या 180 आएगा, तो पहले 140 आएगा या 180 आएगा, हम सिंपल पता है 140 पहले आएगा। तो 140 पहले आएगा तो 140 नियर अबाउट है 90 के, 140 ज़्यादा नियर अबाउट है 90 के, तो ठीक है। तो इसलिए 140 के केस में जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा आपको।
उसके बाद एक क्वेश्चन ये है आपके पास, वो आई थिंक 7th क्वेश्चन वो था, 6th क्वेश्चन था वो, ये 7th है, वो 8th है, ठीक है, उसमें 8th नंबरिंग डली थी। आउट ऑफ जिंक एंड टीन विच कोटिंग इज बेटर टू प्रोटेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट। देखो आयरन मतलब जिंक और टीन में से कौन सा ज़्यादा है जो आयरन ऑब्जेक्ट को मतलब कोटिंग करने के लिए बेटर रहेगा। आपके पास एक आयरन का आर्टिकल है, ठीक है, आपके पास एक आयरन का आर्टिकल है, अगर मैं क्या है इस पे एक लेयरिंग करता हूँ, लेयरिंग किसकी करता हूँ, मैंने जो लेयरिंग की है वो अभी जिंक की है, ठीक है। देखो अब जो जिंक की लेयर करता जिंक और टीन, ठीक है, अब इन दोनों में से ना जो जिंक है वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू टीन। तो जो जिंक है ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो वो अपनी लेयर्स बनाएगा, यानी ऑक्साइड्स की लेयर बनाएगा। ऑक्साइड्स की जो लेयर बनाएगा यानी कि इसने ऑक्साइड्स की लेयर बना ली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। अब जो ये ऑक्साइड्स की लेयर है वो आगे फर्दर आयरन को, जो अंदर आयरन है उसको प्रोटेक्ट करेगी, उस पे ऑक्सीजन का अटैक नहीं होने देगी, ठीक है। यानी कि जो लेयर है जिंक ऑक्साइड की वो खुद अपने आप को क्या है कि ऑक्सीडाइज कर लेगी, ठीक है, लेकिन आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगी, आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होने देगी, ठीक है। और अगर मैं जिंक का बात करता हूँ, टीन की बात करता हूँ, देखो काम दोनों का यही है, जिंक भी अपना ऑक्साइड बना सकता है, टीन भी अपना ऑक्साइड बना सकता है, काम दोनों कर सकते हैं बेटर, ठीक है। लेकिन जिंक है ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक के की जो ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है, इसकी जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो जिंक है वो प्रेफरेबल होगा, ठीक है, वो ज़्यादा काम करेगा। देखो जिंक इज बेटर देन टीन इन द प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम कोरिजन बिकॉज जिंक हैज़ मोर एफिनिटी टू ऑक्सीजन देन टीन when is coated on an iron layer then it react with the oxygen if air to form a protective layer of the zinc oxide on iron which prevent the further reaction of iron with the oxygen and thus is preventing the process of rusting, जिससे क्या कि रस्ट नहीं लग पाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन है विल द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन टी। क्या रेट कांस्टेंट है टी के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो क्वेश्चन समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन है क्या जो रेट कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगा टी के ऊपर, टी यानी टेम्परेचर के ऊपर, अगर हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन की वो जीरो हो जाती है तो। देखो अगर एक सिंपल से मैं बात करूँ रिएक्शन की तो मेरे पास एक इक्वेशन होती है ई ए के केस में, यानी कि जो के है, जो के होता है रेट कांस्टेंट होता है ई एक्सपोनेंशियल ई ऑफ ए बाय आर टी, ठीक है, और इसके साथ क्या कि एक कांस्टेंट होता है एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है ए, ये आपकी एक इक्वेशन होती है। दोबारा लिख देता हूँ मैं के ए ई, ये डॉट होता है मल्टीप्लाई होता है फैक्टर ई ए बाय आर टी। अभी इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने क्या बोला कि क्या रेट कांस्टेंट आपके पास के है, रेट कांस्टेंट है, क्या रेट कांस्टेंट विल द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन टी, क्या वो टी के ऊपर डिपेंड करेगा अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाती है। देखो ई की पावर अगर यानी ई एक्सपोनेंशियल की पावर है जीरो हो जाना, यानी जीरो बाय आर टी, तो ये फैक्टर कंप्लीट क्या हो जाता है जीरो, और ई की जीरो हमारे पास क्या बनता है वन, ई की जीरो क्या बनता है वन, तो के मेरा किसके इक्वल आता है ए वन, यानी कि के किसके इक्वल आ जाता है ए के इक्वल। तो क्या अब रेट कांस्टेंट है डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो मतलब जो क्या हुआ रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट हो चुका है टेम्परेचर के ऊपर, पहले डिपेंड कर रहा था वो, लेकिन अब क्या है वो इंडिपेंडेंट हो चुका है टेम्परेचर के ऊपर, अब सिर्फ और सिर्फ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। उसके बाद है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर पीवीसी। देखो पॉलीमर का क्वेश्चन है और आता ही यहाँ से क्वेश्चन कि एक तो मोनोमर्स को जरूर आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, कि मोनोमर्स बताओ किसी को एक पॉलीमर्स देके, ठीक है, तो वहाँ से आपको मोनोमर्स जरूर पूछेगा वो, ठीक है। तो एक सिंपल सा है कि मैं बता देता हूँ आपको, जो देखो ये मोनोमर्स दे रखे कुछ जैसे ये पॉलीमर्स है, ठीक है, ये पॉलीमर्स है और इनके लिए जो मोनोमर्स है वो ये है, ठीक है। पीवीसी के लिए अगर पूछा तो विनाइल क्लोराइड इसके लिए मोनोमर्स होता है, ठीक है, ये बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CHCl समथिंग लाइक दैट, ऐसा आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो, ठीक है। अगर वो उससे आपसे बिल्कुल डिटेल में ही पूछ रहे हैं तो मोनोमर्स का ये स्ट्रक्चर है, ये आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेफ्लॉन के लिए आप याद रखते हो टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है, ये टेट्रा यानी कि टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर है अगर आप सारे फ्लोरीन ले लेते हो तो।
ठीक है, ये टेफ्लॉन के लिए है और ये नियोप्रीन के लिए। तीन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछता है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CCl CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये तो आप जनरली लर्न कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विच स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट इन द डिटर्जेंट मेक्स इट नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कि आपका जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट में आपने देखा होगा दो यूनिट होती है, एक ऐसी चेन होती है, ठीक है, लाइक एक नेगेटिव चेन होती है, एक पॉजिटिव चेन होती है। जैसे ये होता है, आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है, कुछ माइसेल्स का स्ट्रक्चर देखा हुआ ऐसे, राइट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ, श्योर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऑयल इम्प्योरिटी आ जाती है। तो कहता है कि जो हाइड्रोकार्बन, ये जो चेन होता है यानी जो डिटर्जेंट होता है, उसमें मतलब क्या है कि कौन सी ऐसी जो पार्ट होता है, स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, जो इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बनाता है। तो देखो इसमें क्या है, सच डिटर्जेंट हैव स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन, फॉर एग्जांपल सोडियम लोरेल सल्फेट डिटर्जेंट। जैसे एक है सोडियम लोरेल सल्फेट डिटर्जेंट का एक एग्जांपल ले रखा है, दैट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय द बैक्टीरिया आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, वही हमारा मतलब है कि जिसमें क्या कि स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन बने, जैसे कि C35S35 ये बने, C17S35 की C17 की बने। ठीक है, और इसके साथ क्या कि सोडियम, क्या कि जो आप एसिटेट जैसे ये होता है CH3COONA, यानी कि H को रिप्लेस करके Na। ठीक है, जैसे ही मैं बना लेता हूँ ये C17S35 COONA। ठीक है, तो ये सोडियम की चेन है। ठीक है, सच डिटर्जेंट हैव द हाईली ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स, हाईली ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन होती है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेगा सोडियम 4 1357 टेट्रामिथाइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, तो इस टाइप में जो डिटर्जेंट होते हैं उसमें जो हाईली ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो हमारी क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 11 to 15 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द एक्वस सॉल्यूशन इज। एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनेगा। आपका देखो तीन कंपाउंड दे रखे इन्होंने, मिथाइल अमीन, उसके बाद डाई मिथाइल अमीन लाइक CH3NH2, एक कंपाउंड आपको दे रखा है डाई मिथाइल अमीन, यानी कि 2 CH3 और अमीन NH2 NH लाइक दिस। उसके बाद ट्राई मिथाइल अमीन, अब क्या है कि तीनों ही क्या है, मिथाइल अमीन है, CH3 CH3 CH3। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर। एक है एनिलीन। तो कहता है कि किसके केस में है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, इन चारों में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो याद रखना है आपको, जो डाई मिथाइल अमीन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का काम करता है जनरली, सेकेंडरी वन, एक सेकेंडरी वन। कैसे करता है, देखो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जनरली मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, द बेसिसिटी ऑफ अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन, जो बेसिसिटी होती है किसी अमीन की, the basicity of the amine in aqueous solution generally depends करता है upon the stability of the ammonium cation। अमोनियम कैटायन यानी कि जैसे NH3 है, वो H पॉजिटिव का गेन कर ले, H पॉजिटिव का गेन कर ले तभी तो वो बेस की तरह एक्ट करेगा। जो नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से H का गेन कर ले तभी तो वो NH4 पॉजिटिव बनाएगा, तभी एक्ट करेगा ना, कैसे, बेस की तरह, लाइक। ठीक है, तो NH4 पॉजिटिव बना ले तो जो अमोनियम कैटायन बनेगा विच इन टर्न्स डिपेंड अपॉन ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग थ्री फैक्टर। और जो इसकी स्टेबिलिटी यानी इसकी स्टेबिलिटी तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि प्लस इफेक्ट कितना है अल्काइल ग्रुप का, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना है। देखो इफेक्ट, अल्काइल ग्रुप का इफेक्ट जितना ज्यादा हाई होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा वहां पे, देख कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि क्या कि CH3 जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो वो नाइट्रोजन को क्या देगा, जो इसमें नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसको क्या देगा, वो उसको स्टेबल करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो यानी प्लस इफेक्ट जितना ज्यादा, यानी कि एक तरह से अगर हम बोले कि अगर मैं प्राइमरी अमीन लूँ, सेकेंडरी अमीन लूँ, टर्शरी अमीन लूँ, तो इन तीनों में से तो टर्शरी का करना चाहिए क्योंकि इसमें यहाँ पे तीन ग्रुप होते हैं CH3। ठीक है, इस पहले फैक्टर के अकॉर्डिंग तो ये बना कि जो ये है वो ज्यादा बेसिक होना चाहिए, राइट ना, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग
जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि उसको वाटर के साथ ही तो अटैक करना है एक्वस सॉल्यूशन में, तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ही ज़्यादा वो बेस की तरह एक्ट करेगा। अब देखो टर्सरी के केस में तीनों अगर नाइट्रोजन के साथ क्या कि तीनों ही अगर अल्काइल ग्रुप है CH3 CH3 CH3, तो इस केस में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, इस केस में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पे पॉइंट रिवर्स जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर कैसा बनेगा कि अब प्राइमरी ज़्यादा होना चाहिए, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी, राइट, ये फैक्टर बनेगा। अब उसके बाद थर्ड फैक्टर स्टीरिक फैक्टर ऑफ द अल्काइल ग्रुप इन एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद थर्ड फैक्टर स्टीरिक इफेक्ट। द आयन इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड एज द टर्शरी अमीन कैन फॉर्म ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होता है कि देखो जो टर्शरी अमीन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कि वन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। इट इज अ वीकर बेस देन अ सेकेंडरी अमीन विद टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड प्राइमरी अमीन विद थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो एक तरह से क्या है, देखो हमारा एक पैटर्न क्या है, ऐसे आता है एक फैक्टर के अकॉर्डिंग, और एक फैक्टर के अकॉर्डिंग ही आता है, राइट। तो जो टोटल बनेगा वो क्या बनेगा, सेकेंडरी वन बनेगा, क्योंकि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो जो सेकेंडरी होगा, जो सेकेंडरी अमीन होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनेगा इन एक्वस मीडियम के अंदर विद टू हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पे दो बना सकता है, और टू अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप बनेंगे, राइट। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, डाइमिथाइल अमीन, राइट। ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, आइडोफॉर्म टेस्ट एक कौन नहीं देता है। ठीक है, एक है आपका इथेनॉल। ठीक है, उसके बाद क्या है ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या था, इथेनॉल। सेकंड ऑप्शन है आपका इथेनॉल, ये इथेनल है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये इथेनल है। उसके बाद पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 3 ओन। ठीक है, ये कीटोनिक ग्रुप दे रखे हैं, ये इथेनॉल दे रखा है, और एक इथेनॉल दे रखा है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मतलब क्या कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा होता है। देखो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए बता देता हूँ आपको, ये है आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो ये आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए रिएक्शन दे रखी है, राइट। ये तो पहले इन्होंने क्या कि पेंटेनोन के लिए ले रखा है, टू पेंटेनोन लाइक CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। तो ये है आपका क्या कीटोनिक पार्ट दे रखा है इन्होंने, ये आपका क्या है कीटोनिक पार्ट दे रखा है इन्होंने। ठीक है, और एक इसमें क्या कि एल्डिहाइडिक पार्ट है, आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो अगर आपका ये ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा, लाइक ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक ये ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो वहां पे क्या कि आइडोफॉर्म टेस्ट वो जरूर देगा। ठीक है, ये वाला। अगर उसके बाद क्या कि अल्कोहलिक पार्ट भी है ऐसा ही, देखो CH2H5C डबल बॉन्ड O और OH, यहाँ पे आपका अल्काइल कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है, लाइक C2H5 है या C3 है, तो भी अल्कोहल के केस में भी वो देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, यहाँ पे भी देगा, यहाँ पे भी देगा, यहाँ पे भी देगा। लेकिन अगर कंडीशन कुछ ऐसी है जहाँ पे क्या है कि C2H5 है, यानी कि कार्बन की चेन डबल है। ठीक है, मतलब कि इथाइन दे रखा है, ये C2H5 दे रखा है, इथाइल दे रखा है, और C डबल बॉन्ड OH, अगर ऐसा केस आ जाता है यानी कि C2H5 C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद फिर से क्या आ जाता है कि CH2 या C2H5, तो उस केस में वो आयोडीन टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, मतलब क्या कि जो आयोडीन आइडोफॉर्म टेस्ट है उसको देने के लिए उसके पास क्या चीज़ होना जरूरी है, ये ग्रुप होना नेसेसरी है, ये ग्रुप याद रखना। या फिर ऐसा R पार्ट C डबल बॉन्ड O और OH, अगर ऐसी कुछ कंडीशन है, या फिर ठीक है, या फिर ऐसा है ROH, तो उस केस में वो मतलब क्या कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, तो ये था जनरली आपका आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे नहीं देगा, यानी कि जो 3 पेंटेनून है वो नहीं देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर है आइडोफॉर्म। अगर टेस्ट आपने रीड किया है तो आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन बाय स्कैंडेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स कंपाउंड्स दे रखे हैं, तो मैक्सिमम नंबर जो देता है
कंपाउंड्स वो देता है जनरली आपका मैंगनीज। मैंगनीज देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग भी देखता हूँ, अगर मैं सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 4s2 3d1। यहाँ पे क्या बन सकती है 4s2 3d4। यहाँ पे क्या बन सकती है 4s2 3d5। यहाँ पे 4s2 3d6। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बन सकती है वो यहाँ पे ये दे सकता है, जो मैंगनीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाता है। ठीक है, ये नहीं दे सकता, ये भी नहीं दे सकता। ठीक है, जो आयरन है, आयरन भी या तो Fe2 पॉजिटिव स्टेट में लाई करता है या फिर Fe3 पॉजिटिव स्टेट में लाई करता है। ठीक है, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव स्टेट के बाद वो 3d5 अटेन कर लेता है। ठीक है, तो वो क्या कि हाईली स्टेबल हो जाते हैं उसके लिए स्टेट। ठीक है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो 3d5 अटेन कर लेता है वो। लेकिन जो मैंगनीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है हाई। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हार्डनिंग ऑफ द लेदर इन टैनिन इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन द विच प्रॉपर्टी। ठीक है, हार्डनिंग ऑफ लेदर है किसकी वजह से होता है, टैनिंग इंडस्ट्री। देखो टैनिंग एक कंपाउंड होता है, टैनिन एक कंपाउंड होता है, और उस टैनिन की रिएक्शन करवाना लेदर के साथ ही आपकी टैनिंग इंडस्ट्री में काम होता है। ठीक है, टैनिन कंपाउंड का वर्क करना, टैनिन की रिएक्शन करवाना लेदर के साथ। तो ये कोगुलेशन का एग्जांपल होगा, म्यूचुअल कोगुलेशन का। ठीक है, देखो जनरली टैनिन इज द केमिकल यूज होता है इन द प्रोसेस कंटेनिंग नेगेटिवली चार्ज कोलोइड पार्टिकल्स। नेगेटिवली चार्ज कोलोइड पार्टिकल्स कंटेन करता है टैनिन। और जब ये पॉजिटिवली चार्ज यानी जो लेदर होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, किसके साथ रिएक्ट करता है, व्हेन whereas the leather has the positively charged colloid particles, when the leather is soaked in tannin due to difference in the charges coagulation occurs। coagulation आपकी occurs हो जाती है, coagulation occurs। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। कुछ आपको गिवन कंपाउंड उसका आपको IUPAC नेमिंग करना है। ठीक है, ये आपको गिवन कंपाउंड है, ये रहा। ये आपको गिवन कंपाउंड है, इसका आपको IUPAC नेमिंग करना है। ठीक है, अगर मैं लॉन्गेस्ट चैन की बात करता हूँ तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो वो आपका ब्यूटेन होना चाहिए कंपाउंड में, राइट ना। तो ब्यूटेन किस में है, सभी में ब्यूटेनिक एसिड, यहाँ पे भी ब्यूटेन है, यहाँ पे ब्यूटेन है। उसके बाद देखो सेकंड पोजीशन पे ही क्या है आपका, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, राइट, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है। लेकिन अगर हम इसका चेन का ऐसे कर दें, देखो इसको 1 सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4, तो फिर इसका क्या हो सकता है, क्या 2 पोजीशन पे डाई मिथाइल ब्यूटेनिक एसिड, तो इसका राइट आंसर 2 पोजीशन पे डाई मिथाइल ब्यूटेनिक एसिड। या फिर और क्या दे रखा है, 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक। देखो कार्बोक्सिलिक तो हम इसको ना एसिड ही लेना पड़ेगा ना, ब्यूटेनोइक एसिड लेना पड़ेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिल लिख लिया, तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है 2 पोजीशन पे इथाइल। 2 पोजीशन पे आप इथाइल है ही नहीं, 2 पोजीशन पे ठीक है, अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ, इथाइल लेट कर लेता हूँ, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चैन नहीं बन सकती, तो ये भी गलत बन जाता है। उसके बाद क्या कि 3 मिथाइल ब्यूटेन 3 पोजीशन पे, यानी 3 पोजीशन कहाँ है आपकी, 1 2 3, 3 तो पोजीशन पे मिथाइल होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मिथाइल है नो, ये आंसर भी गलत है, तो इसका 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड इसका राइट आंसर है। ठीक है, 2 पोजीशन पे 1 2 3 4, 2 पोजीशन पे डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट है। उसके बाद क्वेश्चन है, देखो आपका क्या क्वेश्चन है उसके बाद फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 16 to 20, 16 से 20 क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट आपको गिवन दी गई है। 1 लेबल्ड एसर्शन, जहाँ पे एक एसर्शन स्टेटमेंट है, अदर लेबल्ड है रीजन आर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कोड 1 to 4। ठीक है, 4 कोड आपको दिए गए हैं, जैसे बोथ एसर्शन एंड रीजन बी जो आर है, आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड द रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। देखो अगर दोनों क्या कि अगर किसी को इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है तो उसमें क्या होता है कि अगर एक एसर्शन स्टेटमेंट है, एक रीजन स्टेटमेंट है, अगर एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपको ये स्टेटमेंट देनी है 1। अगर क्या कि एसर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ अगर करेक्ट है और रीजन क्या कि करेक्ट नहीं देगा, देखो ये स्टेटमेंट करेक्ट है खुद से और रीजन खुद से अपनी तरफ से करेक्ट है, किसी हो सकता है रीजन किसी और स्टेटमेंट के लिए करेक्ट हो।
ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा कि रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। उसके बाद थर्ड में क्या कि एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। फोर्थ में क्या कि एसर्शन इज इनकरेक्ट एंड द रीजन इज, जो आर है वो करेक्ट है। ठीक है, तो देखो 16 क्वेश्चन दे रखे। ए यू क्या है कि क्या आपके पास ये गोल्ड, गोल्ड है एंड सिल्वर आर एक्सट्रैक्ट यानी बाय लीचिंग देयर ओर्स विद द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये क्वेश्चन आई थिंक 6 चैप्टर से, और 6 चैप्टर्स तो आई थिंक आपने किया ही नहीं है। देखो 6 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे तो। सिल्वर और गोल्ड आर एक्सट्रैक्टेड बाय द लीचिंग देयर ओर्स विद द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। यस, इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद दिस ओर्स आर डिसॉल्व्ड इन NaCl। बिल्कुल राइट आंसर इसका। ठीक है, तो मतलब क्या कि देखो अब यहाँ पे इसका ऑप्शन ना ए हो जाएगा, क्योंकि जो एसर्शन है वो भी करेक्ट दे रखा है, एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। ठीक है, और इसका क्या है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक दूसरे की। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है कि 17 है, FF बॉन्ड इज F2 मॉलिक्यूल इज वीक। जो FF बॉन्ड है, देखो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, F2 मॉलिक्यूल के अंदर वीक है। उसके बाद इसका रीजन क्या दे रखा है, F एटम इज स्मॉल इन साइज। ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। देखो अगर आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, इनका क्या कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, राइट ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कि ये इलेक्ट्रॉन, इसके जो इलेक्ट्रॉन है लगभग जो 6-7 जो भी इलेक्ट्रॉन है इसके फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है वो इसको यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे। ठीक है, तो मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से बिल्कुल पास पास आ जाता है, जिसकी वजह से ना इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से जो ये बॉन्ड है बहुत ज़्यादा वीक बन जाता है। ठीक है, तो वीक बॉन्ड है और इसका साइज भी क्या है, स्मॉल होता है। ठीक है, तो एफ एटम इज स्मॉल इन साइज, बिल्कुल है। ठीक है, तो एसर्शन भी इसका ठीक है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 18 क्वेश्चन दे रखा आपको। 18 क्वेश्चन में क्या है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज इन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्पीडेंटेड लिगेंड। बिल्कुल ठीक बात है कि जो लिंकेज आइसोमेरिज्म बनती है, जो लिंकेज आइसोमेरिज्म ठीक है बनता है, यानी कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं उसमें जो लिंकेज आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है और लिंकेज मतलब क्या कि जिसमें क्या कि एक ही कंपाउंड यानी जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, हो सकता है कि एक बार वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हो, ONO हो सकता है, दूसरी साइड क्या कि जो NO है, NO2 कंपाउंड है जनरली, हो सकता है एक बार ना O के साथ कनेक्टेड है, हो सकता है एक बार ये NO2 के साथ कनेक्टेड है। तो क्या ये लिंकेज आइसोमेरिज्म है ना। देखो इसका क्या एग्जांपल दिखाता हूँ। उसके बाद इसका बी में देखते हैं कि बी में क्या दिया गया है। बी में इसका गिवन है स्टेटमेंट, क्या गिवन है कि एम्फीडेंटेड लिगेंड लाइक NO2 हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम। 2 डिफरेंट एटम होते हैं डोनर, राइट। तो N और O दोनों साइड से अटैक कर सकता है ये, तो एक एम्फीडेंटेड लिगेंड ही है। ठीक है, तो ये भी क्या है कि एक तरह से करेक्ट है दोनों के बारे में। ठीक है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो उसके बाद एक बार देख लेते हैं। देखो ये कंपाउंड जैसे ये सेंट्रल है, तो हो सकता है, देखो मैंने बताया कि एक बार ये ONO के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, उसके बाद दूसरी साइड यही कंपाउंड सेम NO2 के साथ कनेक्टेड है। इससे क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूले पे कोई डिपेंड नहीं पड़ने वाला है कि इसका मोलिकुलर मास कुछ और हो जाएगा, इसका मोलिकुलर मास में चेंज आएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा मोलिकुलर मास में। ठीक है, यहाँ भी NO2 है, यहाँ भी NO2 है, सिर्फ और सिर्फ क्या कि लिंकेज यानी जो लिंक है वो चेंज हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज है और कोबाल्ट के बीच में, यहाँ कोबाल्ट और नाइट्रोजन के बीच में लिंकेज है। ठीक है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाती है, राइट। ठीक है, तो एम्पीडेंटेड लिगेंड है लाइक NO2, 2 डोनर एटम होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, उसके बाद है तो इसके लिए भी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज है शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है यानी रिड्यूस नहीं कर पाते, यानी कि कुछ एक टेस्ट किया होगा आपने आई थिंक। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के केस में एक टेस्ट था, बताता हूँ। सुक्रोज हैज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बिल्कुल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है इसके अंदर। ठीक है, सुक्रोज के अंदर क्या होती है, जो लिंकेज होती है वो कैसे होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ठीक है, कैसे होते हैं दिखाता हूँ। देखो कहता है सुक्रोज इन ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है एज इट डज नॉट रिड्यूस द टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग रिएजेंट। ठीक है, कि फैलिंग रिएजेंट और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाता, यानी इस टेस्ट को जो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट होता है उसके अंदर क्या किए और उसको टेस्ट को मतलब ओबे नहीं कर पाता। ठीक है, टेस्ट नहीं देता ये, नहीं तो टॉलरेंस के साथ ना ही फैलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई भी टेस्ट नहीं देता, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप नहीं होता। जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है या कीटोनिक ग्रुप होता है जो वो फ्री नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप इसके अंदर फ्री नहीं है। इट कंटेन्स स्टेबल एसिटल, एसिटल और कीटल की फॉर्म में होता है, विच कैन नॉट बी ओपन इनटू ए फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कि ये बॉन्ड फ्री नहीं बन पाता, ये बॉन्ड ही नहीं बन पाता इसके अंदर। ठीक है, और कार्बोनिल ग्रुप होगा तभी
वो टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं, यानी कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं एल्डिहाइड कीटोन, वो दोनों टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट को देते हैं। उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद है कि जो सुक्रोज है, उसके बाद क्या था दिया था कि जो सुक्रोज है इज ए कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी। हाँ, क्या कि देखो उसके बाद ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी होती है जनरली इसमें, कौन से कार्बन के बीच में, C1 के बीच में और C2 के बीच में लिंकेज होती है। ठीक है, अगर आप इतना भी लिख दोगे कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दीज यूनिट्स आर जॉइंड बाय द अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ द ग्लूकोज यूनिट एंड C2 ऑफ द फ्रुक्टोज यूनिट। तो ग्लूकोज सुक्रोज जो सुगर होता है आपका दो कंपाउंड से मिलता है, लाइक ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से, दो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो ज्वाइंट होते हैं आपस में। ठीक है, तो C1 ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का कार्बन सेकेंड, तो वो ज्वाइंट होके आपका सुक्रोज बनाते हैं, यानी शुगर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी होती है। तो इसका जो आंसर है वो भी क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन हुआ। तो ये थे आपके सेक्शन ए के कुछ पहले 20 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसका सेक्शन बी और सेक्शन बी और सी और डी भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पेपर। अरे वो आपको ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब ना भी करोगे तो। ठीक है, तो ये था। उसके बाद हम सेक्शन बी के बारे में, मतलब सेक्शन बी और सी और डी को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, सारे पार्ट को। ठीक है, टोटल क्या है कि हम यहाँ पे 5-6 पेपर अटैम्प्ट करने वाले हैं, 5 से 6 पेपर हम अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है।